टू क्रैक ग्रेड बी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनिकेत सिंह, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2021 एग्जाम क्लियर किया है। तो मैनी कांग्रेचुलेशन मिस्टर अनिकेत सिंह। एंड I will share I will share the profile of Mr. Aniket Singh. He's graduate in commerce and has done MBA from the MDI Gurgaon. And before preparation, he was working with General Electric, and he doesn't have UPSC background or engineering background, so it will be very beneficial for all those our viewers, those who are from non-finance background or sorry non-engineering background, because they मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आता है, जो मतलब यूट्यूब पे भी हमने देखा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर या तो आईआईटी से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या यूपीएससी वाले ही सिलेक्ट होते हैं। तो मिस्टर आज अनिकेत सिंह हमारे साथ हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उन्होंने क्लियर किया है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट है वो सेकंड टाइम थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो इनकी स्ट्रेटजी हम जानेंगे, तो वो आपके लिए जो मतलब फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं इस एग्जाम में, उनके लिए बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। तो मिस्टर अनिकेत सिंह, वो स्टेप बाय स्टेप लाइक फेज 1 में उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, फेज 2 एंड उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने काफी अच्छा स्कोर लिया है। आज ही मार्क्स आउट हुए हैं, तो 72 आउट ऑफ 75 आपका स्कोर रहा है इंटरव्यू में। तो सब डिटेल में वो बताएंगे। सो मिस्टर अनिकेत सिंह। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा मैं अपने आपको बैकग्राउंड दे दूं अपना, आपने दे ही दिया है, बट थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा शिफ्ट करने का। मेरा कोई बैंकिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, मैंने कोई बैंकिंग नहीं दिया है, बट हाँ मेरा कैट बैकग्राउंड था, तो मुझे फेज 1 में इसके लिए हेल्प मिली। तो आई लेफ्ट माई जॉब इन सितंबर ऑफ 2020 एंड फिर मैंने अक्टूबर से पढ़ाई की शुरू की थी। तो मैंने साइमल्टेनियसली सेबी के लिए भी एग्जाम दिया था, बट मेरा सेबी में फेज 2 नहीं हुआ था, बट एटलीस्ट मेरा ये था कि मैंने दोनों के लिए पढ़ाई की और फेज 1 की प्रिपरेशन मेरा कैट में काफ़ी हेल्प मिली। फॉर मैथ्स पहली बात तो सर मेरे फेज 1 की पूरी प्रिपरेशन वाज बेस्ड अराउंड मॉक्स। आई गेव एम्पल मॉक्स। मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई थी जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई थी। आई वाज ट्रैकिंग माय प्रोग्रेस कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ इफ आई डोंट डू दिस मिस्टेक्स। मैंने जो प्रोग्रेशन चार्ट भी बनाया था कि 3% हमेशा मेरा इंक्रीज होना चाहिए हर मॉक में। सोर्सेज ऑफ मॉक्स वर प्रैक्टिस मॉक, आई थिंक बहुत ही अच्छी मॉक सीरीज है उनकी, और बाकी जहाँ भी मुझे फ्री मॉक्स मिल रहे थे मैंने दिए थे। तो इन टोटल आई थिंक मैंने टिल द एंड एटलीस्ट 25-30 मॉक्स दिए होंगे। इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने मॉक दिया था, तो दैट हेल्प। और फॉर एनी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस था कैट से इस बात में कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, कैट में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा कोचिंग मटेरियल थोड़ा यूज़ किया था, यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, स्पीड मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स के, अप्रॉक्सीमेशन के। सो ऑल दैट हेल्प। इंग्लिश में मुझे कोई टफ नहीं लगा, मुझे इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक है। और इवन रीजनिंग में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, बिकॉज रीजनिंग जैसी आती है फेज 1 में वैसी कैट में नहीं आती, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा। बट इस बार थोड़ी सी पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ था, तो तब भी थोड़ा हेल्पफुल था। DI वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट जो शॉर्ट फॉर्म जो रीजनिंग थी उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो इट टुक मी अराउंड 3-4 मंथ्स टू गेट द हैंग ऑफ इट। टिल जनवरी में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, बट उसके बाद आई गॉट हैंग ऑफ इट। देन GA सर इस बार मेरे लिए GA वॉज ईजी, बट इतना कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कभी नहीं पढ़ा था GA। न्यूज़पेपर पढ़ने की हमेशा आदत थी, तो दैट हेल्प। आई थिंक दैट हेल्प इवन फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। मेरा अभी तक स्कोर है कि मैं रोज 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई थिंक वो बहुत ही इमेंस हेल्प किया मुझे फेज 2 में भी, बट फेज 1 में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और बाकी GA के लिए मैंने बैंकर्स अड्डा का एक छोटा सा कंपेंडियम आता है, हिंदू मंथली कंपेंडियम, वो मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था, नॉट रेगुलरली बट एग्जाम से पहले, बिकॉज वो बहुत शॉर्ट एंड रहता है तुरंत रिवाइज करने के लिए। बट वैसे मैं एक अफेयर्स क्लाउड का डेली रिव्यू आता है वो पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और आपके मैंने ESI और FM के नोट्स पढ़े थे, दे वर अमेजिंग, तो वो भी पढ़ रहा था। तो एक्सीडेंटली बहुत फेज 1 में भी काम आया, क्योंकि फेज 1 में भी बहुत फेज 2 के क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से मेरा फेज 1 ठीक गया सर। मेरा आई थिंक मेरे टोटल 93-94 थे, एंड मेरे इसमें GA में आई थिंक 45 थे, और बाकी में भी आई थिंक 16-20 ऐसे ही थे। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे 25, सो आई थिंक इतने ही थे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मार्क्स, बट फेज 1 वाज दिस।
ओके, तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीए के लिए, स्पेसिफिकली जीए के सोर्स जी आपने शेयर कर दिए हैं कि जी कितने जी जी। मंथ्स का जीए कवर करना चाहिए? आह, सर देखिए, मेरा ये स्ट्रैटेजी रही और मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि जीए को आई हैव टू लिमिट एंड माय फोकस शुड बी ऑन रिवीजन। आई कांट डू एवरीथिंग, सब कुछ नहीं कर सकता, कोई भी पॉसिबल नहीं। तो मैंने एक टारगेट बनाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्स सितंबर और अगस्त तक ही जाऊंगा पीछे, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। और मैं हमेशा पीछे से शुरुआत कर रहा था इवन एंड के रिविजन में। तो 6 to 8 months वाज माय टारगेट एंड मैंने उसी को एटलीस्ट 3-4 टाइम्स रिवाइज किया, जो भी मेरे सोर्सेस थे। तो चाहे अफेयर्स क्लाउड का डेली छोटे छोटे नोट्स बनाता था मैं, और आपके मैंने कंपेनियन पढ़े थे, हिंदू मंथली वाला पढ़ा था, क्योंकि सेबी भी दिया था तो एक टाइम सेबी के टाइम पढ़ा, फिर आरबीआई के टाइम पढ़ा। मल्टीपल रिविजन की वजह से मेरा काफी अच्छे से हेल्प हुई। और थोड़ा अवेयर रखता हूँ मैं अपने आप को, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। बहुत ही सर वियर्ड क्वेश्चन पूछे थे, तो कुछ कुछ मेरे उसमें से भी सही हो गए। तो मुझे लगा कि बिकॉज जनरल अवेयरनेस रखने की आदत है जो रखनी चाहिए सबको, उसकी वजह से आई थिंक आई कुड क्लियर, बट नॉट मोर देन 6 to 8 months, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, आई थिंक सो। एंड दूसरा क्वेश्चन कि आपने जैसे जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आपने कितना टाइम पहले मतलब एग्जाम से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना? जैसे मार्च में फेज 1 था तो नोटिफिकेशन जनवरी में आया था, तो उससे अप्रोक्सीमेट कितने मंथ पहले से? तो सर मैंने सितंबर एंड में छोड़ा था और मैंने अक्टूबर से शुरू की। लेकिन मैं सच में बताऊं तो सर अक्टूबर नवंबर तो मुझे समझने में निकल गया कि मुझे पढ़ना है, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर सीरियस प्रिपरेशन कहें तो आई विल स्टिल काउंट अक्टूबर नवंबर, तो 6 months यू कैन से, नॉट 6 months, 5 months यू कैन से, अगर मार्च में था, और फेज 2 को लेकर 6 months, so 5-6 months was from zero to whatever I could. ओके, सो फेज 2 के बारे में जानने से पहले एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्रैक ग्रेड बी के बारे में कहाँ से मालूम हुआ, या किस तरह से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे? First time सर क्रैक ग्रेड बी का I saw an interview of अक्षय वकलू. I have also been in contact with him after, अभी सिलेक्शन के बाद मैंने मेरे से बातचीत हुई, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था and मुझे लगा कि बहुत लॉजिकली उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। आपने भी काफी हेल्प किया। बाकी मैं आपके सर स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता था, आपने एक एनालिसिस की थी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो उस समय, तो उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा, कैसे पढ़ पाऊंगा, बट आपने बताया कि फोकस स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, फोकस्ड चैप्टर्स रखने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लगा कि आपका बड़ा लॉजिकल अप्रोच है, एंड ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं आप बच्चे सब पढ़ लो, आप बहुत फोकस्ड मटेरियल दे रहे हैं और बहुत केयरफुली थॉट आउट है। तो इससे मुझे लगा, और फिर सर मैंने आपका मटेरियल लिया एंड देन आई यूज्ड इट, सो ओके, दैट हेल्प्ड अ लॉट सर। yeah, thank you so much. And now we will know about the your strategy specifically for ESI, FM, ESI descriptive, FM descriptive, English is descriptive. So one by one. Yes. सर ओके, सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद ईएसआई। सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग था। आई मीन मेरा मेरा एमबीए है, मैंने बीकॉम किया है, बट आई थिंक ईएसआई इज मच मोर अबाउट इंडियन इकोनॉमी रादर देन नोइंग इकोनॉमिक्स में भी बेसिक की नॉलेज है मुझे। सो इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स सर, या जो भी सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब की चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं रहता, जो एफएम में भी था। तो मुझे, बिलीव इट और नॉट, मुझे लगा कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ। तो मैंने काफ़ी पढ़ाई की, मैंने कोई बुक नहीं यूज़ की। एक मुझे एक मैंने क्वेश्चन और मैं इंटरप्ट करूंगा आपको कि एक क्वेश्चन और, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं जो कॉमर्स और फिनेंस बैकग्राउंड से रहते हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनको इस एग्जाम में हेल्प मिलती है, तो सर इसमें एक चीज आप। ये रहेगी कि हाँ, ये है कि फेमिलियरिटी थोड़ी रहती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जो सोशल इश्यूज है स्पेशली, ई एस आई में सर, जो ई वाला पार्ट है जो स्टैटिक है, वो तो मैंने शायद पढ़ा हुआ है, बट एस वाला पार्ट तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। एंड वो वही मुझे लगता था कि ये तो अथाह सागर है, तो मुझसे होगा नहीं। एंड तक लगता रहा सर, पता नहीं 63 कैसे आ गए, बस बड़ी भगवान की दया है, बट मुझे नहीं लग रहा था आएंगे। लेकिन हाँ सर, थोड़ा सा फेमिलियरिटी रहती है, पर ऐसा नहीं सर एकदम आता है, पढ़ना पड़ेगा सर, मेहनत ये है, और बाकी स्टैटिक पार्ट पेपर में आता भी कम है, तो मोस्टली कम है सर, पेपर रहता है मेनली। वो करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है, सोशल इश्यू बट वो तो ओरिएंटेड। सब, वो तो बिग इक्वलाइजर है सर, वो तो सबको पढ़ना है सर, वो तो आप कहीं के भी आपको पढ़ना ही है। ठीक तो है, आगे कंटिन्यू। तो सर यस, जो अब अगर डायनेमिक की बात करें तो सर मैंने आपका कंटेंट बहुत थरली पढ़ा था, स्पेशली द डायनेमिक पार्ट जो आप कंपेंडियम बनाते थे।
और मेरा ये आदत थी कि बिकॉज डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोच के नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने और अपना फोकस डबल कर दिया, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस पढ़ने के। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, इतना पूछा नहीं था, बट एटलीस्ट मैंने पढ़ा तो इसमें प्रॉब्ली कंटेंट में थोड़ी रिचनेस आई इन अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हो सकता है 2-3 साल प्रिपरेशन करती तो आ जाती, बट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इसीलिए आई क्योंकि मैंने काफी पढ़ा। न्यूज़पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छे से पढ़ता था, और बाकी कोई भी बिजनेस लाइन की किसी भी कोई भी आर्टिकल या तो इस सबसे मुझे काफी हेल्प मिली। बाकी आपके कंपेंडियम सर और एक दो साइट सर देखता था मैं, एक दृष्टि IAS साइट है, कोई अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता तो मुझे बड़ा कंसाइज लगता था कि उससे पढ़ लूँ। उन्होंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट कंपेंडियम छोटे छोटे बना रखे टॉपिक पे पेजेस, तो उससे मैं पढ़ता था। बाकी आई डिड नॉट डू बियॉन्ड दैट, आई जस्ट फोकस्ड ऑन रिवाइजिंग एज मच एज आई। एंड सर इसमें एक बड़ी चीज मैं मिस कर रहा हूँ जो बहुत लोगों को स्लीपलेस नाइट देती है, मुझे भी देती है, वो गवर्नमेंट स्कीम्स। सर मुझे बहुत डर लगा था, मैं अभी भी मुझे लगता है कि मेरे को पता नहीं कैसे हो गया मेरा गवर्नमेंट स्कीम में, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे निकल गए थे जो मुझे लग रहे थे। सो मैंने सर उसके लिए क्या कि मुझे बहुत कंपेंडियम मिले, कोई कहता विजन IAS के लो, इवन आपके भी मैंने कंपेंडियम देखे थे, बट वो मुझे बहुत डरावने लगते थे, मुझे कभी याद नहीं होते थे। तो मैंने यही किया कि सर क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए। मैं आपके कंपेंडियम में देखता था, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, तो मैं हर मंथ में मैं छोटे से शॉर्ट नोट बनाता था कि ये स्कीम है। मेरी एक एक्सेल फाइल पूरी बनी पड़ी है, छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कीम, उसमें बेसिक डिटेल, और मैं उसको बार बार, क्योंकि हर महीने में कुछ कुछ स्कीम आती रहती थी तो रिवीजन होता रहता था, तो मैंने खुद एक नोट्स बनाए थे क्योंकि मुझे किसी और के नोट से पढ़ने में तकलीफ हो रही थी। बट आई थिंक दैट हेल्प कि मतलब आ गए थे मेरे फेज 1 में भी, फेज 2 में भी मुझे हो गए थे मेरे सॉल्व क्वेश्चन। एक ESI के लिए स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि डेली PIB फॉलो करने चाहिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट या मिनिस्ट्री की वेबसाइट के डॉक्यूमेंट फॉलो करने चाहिए। तो आपने कुछ ऐसा डेली PIB फॉलो किया था, या मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए फॉलो नहीं की? सर मेरे पास, नहीं सर मेरे पास फाइनाइट, बहुत ही फाइनाइट टाइम था और फाइनाइट बैंडविड्थ था दिमाग यूज करने का, उसमें इतना टाइम लगता, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे रिलाय करता हूँ, कुछ खुद ही कर लेता हूँ थोड़ा मोड़ा, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं से मैं पढ़ लेता हूँ और उसी को रिवाइज करता हूँ, उसी से मेरा हो जाएगा, एंड आई थिंक हो गया। एंड मुझे ये भी लगता है सर, पर्सनल ओपिनियन, अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ, आई थिंक गवर्नमेंट स्कीम्स की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी कम हुई है। मुझे मुझे डाउट है कि डिस्क्रिप्टिव में आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो तब भी आई थिंक आप बाकी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हैं, यू विल गेट बेटर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, रादर देन जस्ट आप गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ते रहें, क्योंकि उसमें इतनी डेप्थ है कि आप बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा सर। I remember that 10 marks, I think, questions were asked this year also in government schemes. हाँ हाँ That, हाँ yeah, जी, लेकिन सर पहले तो शायद बहुत ज्यादा आते थे, 100 में से yes, ऑब्जेक्टिव में तो yes, yes. बहुत ज्यादा आते थे, तो उससे लगा कि थोड़ा सा कम हो गया। Okay. So that was for ESI. And how did you manage for descriptive part specifically? 600 word limit was there, and 400 limit for 10 marks and 600 for 15 marks. हम्म। उसको कैसे मैनेज किया था? कुछ प्रैक्टिस की थी स्पेसिफिकली टाइपिंग स्पीड के लिए, या 600 और कितने वर्ड आप लिख पाए थे फाइनल एग्जाम में? नहीं सर, मैंने कोई टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस नहीं की थी, थोड़ा मेरा एजुकेशन की वजह से प्लस मैंने थोड़ा वर्क किया था, तो मेरी टाइपिंग स्पीड एडिक्वेट थी, मुझे लगा मैं कर लूंगा। और इवन मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए भी कोई मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसे लिखे हो किसी से चेक करवाया, मुझे लगता था मैं कर लूंगा, एग्जाम दिए हैं प्लस पढ़ता भी था, तो वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, बट हाँ बिकॉज ऑफ स्पीड एज वेल आई कुड हिट द वर्ड लिमिट, मेरे आराम से सर 600-400 हो गया था सब में, और ऐसी कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की वजह से। बस जब आया था तो लगा था कि मैं कैसे लिख पाऊंगा, बट जब क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा आई कैन डू। पढ़ते रहे, मैं ये एंड तक पढ़ता रहा और एंड में सब आ ही गया, हाथों पे लिख गया स्क्रीन। Okay. So now come to the finance and management. So what were the sources that from you prepared for this exam, and any book you referred for the finance and management? Any one more question you students usually ask, that RBI FAQs, did you follow that? RBI notification, did you follow that? So what were your sources? नो सर, फाइनेंस, पहले मैं फाइनेंस की तरफ आऊंगा सर, आई डिडंट फॉलो एनी बुक। थोड़ा सा फाइनेंस की, यस एमबीए में थोड़ा मैंने पढ़ाई की थी, कॉमर्स में पढ़ाई की थी, तो मुझे फेमिलियरिटी थी, बट अगेन
डायनेमिक पार्ट की नहीं फेमिलियरिटी थी, प्लस इतना इन डेप्थ में सर कोई नहीं पढ़ता है अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो और अच्छे से पढ़ाई की मैंने। आपका ही सर कंटेंट यूज किया, थोड़े और कोचिंग के कंटेंट यूज किए, नॉर्मल न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, जैसे जैसे इवेंट्स होते थे उनको सर्च करना, प्रोएक्टिव रहना। ऐसा भी नहीं कि सर अगर किसी ने सिलेबस दे दिया है तो उसी को पढ़ते रहना, प्रोएक्टिव रहना। और कोई कोई बुक मत यूज करना, बिकॉज आई थिंक बुक में अगेन यू गेट लॉस्ट, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक चाहे एफएम हो चाहे एसआई हो सर, रिसेंट इवेंट से क्यूज लेना जरूरी है, रिसेंट हैपनिंग से। तो उसी से मैं किया। आई थिंक ग्लोबलाइजेशन वाज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था कि रिसेंट इवेंट्स की बात हो रही है तो आप उसमें से क्यों ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वैसे किया मैंने, आपके मतलब सिलेबस से देख देख के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कोर्स से पढ़ा। और मैनेजमेंट में भी सेम किया सर, मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, बल्कि मेरी एमबीए डिग्री है तो मैंने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, बट हम लोग क्या नॉर्मली केस बेस्ड होती है, इतना थ्योरी बेस्ड नहीं होती है सर। सो आप बिलीव इट और नॉट, इवन आई एम मैनेजमेंट आई स्टार्टेड एट जीरो, मैंने नहीं पढ़ा सर इतना मैनेजमेंट, बस वो केस बेस्ड होती है। और हमने जो थ्योरी पढ़ी वो सब हमने कोर्स के सिलेबस से पढ़ी, जो हमें कोचिंग मटेरियल था, एंड उसी से सर आई थिंक आई कुड डू इट, नॉट नथिंग मोर। बस बार-बार रिवीजन, ऑल दिस इज बार-बार रिवीजन सर। Revision is the key for every competitive exam. सर वो 15 दिन बाद भूल जाता हूँ सर मैं, मेरी प्रॉब्लम है तो 15 दिन में बार-बार रिवीजन कर रहा हूँ, और डर की वजह से मैंने रिवीजन करता चला गया। It happens with almost every student. They share their journey with us. So at the exam time we used to talk with the students also. So everyone saying that I did not know anything, I have forgotten everything. So Yes, this yes, happens with every student. So revision is the key for every exam. Okay. No doubt. उसके बिना नहीं हो सकता। English is also the major part of this RBI Grade B selection, because English marks also play a very important role in this exam, because 100 marks is there. So how did you prepare for this English descriptive exam? सर इंग्लिश का सर आई डोंट थिंक मैंने बहुत अलग से कुछ प्रैक्टिस की थी, इंग्लिश अच्छी थी तो इंग्लिश में तो इतना टेंशन नहीं हुआ, बट यस आई आल्सो मेड इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने पढ़ा था कि बहुत टू द पॉइंट रहना होता है, बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज यूज नहीं करनी रही है, बहुत सिंपल लैंग्वेज रखनी है, और बहुत ही इट शुड बी वेरी कॉन्क्रीट इन वर्ड्स, इट शुड नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। तो मैंने ये ध्यान रखते हुए बहुत ही सोच समझ के लिखा था। मैंने बहुत तेज नहीं लिखा, मैंने बहुत स्लो लिखा, मैंने बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वर्ड लिमिट के अराउंड रहा, और बहुत सिंपल एसेज लिखे थे सर। आई नो आई एम केपेबल ऑफ राइटिंग मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर बहुत कॉन्सेप्ट बता दिए कर दिए, बट सिंपल एसेज लिखे थे, एंड आई थिंक दैट वर्क, बिकॉज मैंने सुना था कि कई टॉपर्स को ये प्रॉब्लम हुई थी उनके फील्ड अटेम्प्ट में कि उनके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए, इंग्लिश को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो मैंने प्रैक्टिस भली ना किया, बट मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड कि मेरे को ऐसे ही लिखना है। यस, एक दो बार मैंने शायद लिखा था, मुझे जब डाउट हो रहा था प्रेसी को लेके, बिकॉज प्रेसी को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो वो मैंने एक बार चेक कराया था, बट उसके अलावा मैंने और कोई ऐसे किसी और अलग से मैंने कोचिंग ना कुछ हेल्प की नहीं ली, कुछ अलग से। Okay, so what was your score in English? So I think इंग्लिश में 71 है शायद 71 आउट ऑफ। Okay, let me check. हाँ सर जी, इंग्लिश में शायद 71 है, एंड एफएम में 73 है। ESI 63.5, English 71, and FM you also great score 73.5, and 208 total in phase 2, and interview 72. So 280 marks you have. That is a great score. So that was for the ESI, FM, and English. So now come to the interview part. Interview is nowadays playing a great role in the selection. Marks were also increased this time. Last time 50 marks were there, and you also have seen that last time what was happened there, many students scored only 1, 2, 3. Yes sir, Below 10. Many students they have good marks in the this phase 2, but interview they have only 5, 2, 3 like this. So how did you prepare for specifically for this interview? Yes, so interview after the declaration of phase 2 results and interview, it was a long time, and so थोड़ा सा प्रॉब्लम आई मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में, बट सर आई रियलाइज इट, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि आप कुछ भी स्टेज पे यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू कीप स्टडीइंग।
Yes. So the first thing I did was a very genuine practice थी. I think it helped कि I constantly read newspapers. I kept myself updated. फिर sir I focused on revision of some topics that I studied in MBA because मुझे ऐसा लग रहा था कि MBA से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है. वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी उतना उन्होंने पूछा नहीं और ना ही MBA के बारे में पूछा. उन्होंने को करिकुलर चीज़ें जो मैंने MBA में की थी उसके बारे में पूछा. बट मैं प्रिपेयर सब कुछ करके गया था. Even I prepared around 4-5 my favorite subjects in MBA. I worked on preparing for my co-curriculars which I did in college, in MBA as well, in undergraduate college, school maybe. फिर सर the content that is sort of said कि आपको पढ़ना चाहिए functions and working of RBI. I read it around 2-3 times. मैंने एनुअल रिपोर्ट 2 बार पढ़ी थी. मैंने ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस की एक समरी पढ़ी थी. NFSB को मैंने 2 बार पढ़ा था. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR. तो ये सब चीजें सर आई थिंक जरूरी है पढ़ना. बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बिकॉज ये फेमिलियरिटी बढ़ाता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. बट मोर इम्पोर्टेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योरसेल्फ. एंड इसमें भी सर इसको भी करने के बाद आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मार्क्स. आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितना भी आपने किया है प्रिपरेशन, आपको कितना भी लगे कि यू कैन एस इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भी सर मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने किया है. मैंने MBA में बहुत इंटरव्यू दिए हैं, मुझे PPO मिला है, मैंने समर्स में बैठा हूँ. मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा. बट द फर्स्ट टाइम मैंने मॉक दिया तो आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. सो आई क्विकली रियलाइज आई नीड टू गिव. सो मुझे जहां से भी मॉक कोई भी ले रहा था, कोई भी सोर्स, कोई भी आदमी, आई वाज गिविंग मॉक्स. आई गिव अराउंड 6 to 7 मॉक्स. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट. इवन एक दिन पहले भी आपने मुझे बोला कि आपने एडवाइस किया कि नहीं मॉक तो मैंने मॉक दिया. आई थिंक दैट आल्सो हेल्प टू काम माय नर्व्स. नेक्स्ट डे इंटरव्यू. आई थिंक मॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. And working on your CV, your the biodata में आप जो पढ़ते हो, it is the most important thing. उसके third number पे I think functions and working, annual report, GK, all that comes. Yeah. So Aniket, it was your preparation journey. So and Yes, you also have scored very good marks in phase 2 and interview. So what will be your message to all the aspirants or future aspirants who are preparing or who are in the phase of starting the preparation for this exam? So what will be your message to them? What mistake they should not do while preparation specifically? so एक तो I think मैं एक चीज बोलूँगा कि what mistake you shouldn't do, which I think मैंने बोला नहीं है, is not to believe in yourself. I think belief is very important. ऐसे एग्जाम में, ऐसे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सर एग्जाम को लेके बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, बाय पीपल, थोड़ी फियर साइकोसिस बना दी जाती है सर कि बहुत टफ है, आप नहीं निकाल, बहुत टफ है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आई थिंक इस ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत जरूरी है कि आप बिलीफ रखें. मैं कुछ नहीं हूँ सर, मैं बहुत एवरेज इंटेलिजेंस का लड़का हूँ सर. मेरा बहुत मुश्किल से MBA कैट भी निकला था. मुझे आसानी से कुछ नहीं मिला है. बट मैंने मेहनत बहुत किया है. मेहनत कैन, आपको जो भी लगे कि आपने एबिलिटी नहीं है, मेहनत से आप सब कुछ कर सकते हो. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. एंड इतना डरने की जरूरत नहीं है. अगर आई कुड से दैट टू माय सेल्फ, आई विल से टू एनीबॉडी. दूसरा, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट इनटू द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग रिसोर्सेज Yes. एंड बढ़ाते चले जाना. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक, बिलीव कि आपको इसी में से करना है, आप उसी में से करो, बार बार करो. जितना भी आपको लगे नहीं होगा, इवन इफ यू कैन कवर अराउंड 80% 70% ऑफ द सिलेबस, उतना ही अगर आप कर लो तो आई थिंक आप कर सकते हो. थर्ड थिंग इज, आई थिंक बहुत लोग कहते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए. मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. आई थिंक बहुत ज्यादा आपके कनेक्शंस बनते हैं जो आप थ्योरी में पढ़ते हो और रियल लाइफ में देखते हो. बहुत रिच होते हैं आपका कंटेंट, वरना बहुत बुकिश आंसर होता है. आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप रियल चीजें आप लिखो एग्जाम में. बाकी सर आई डोंट थिंक दैट, मे बी लास्ट थिंग इज दैट सर मेरा एक्चुअल में प्रिपरेशन 6 months की थी. लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट मेरी 6 months की थी. लोग बहुत दिन करते हैं, इट्स ओके. मेरा स्ट्रगल अलग था, मैंने MBA के लिए बहुत स्ट्रगल किया. बट 6 months में हो सकता है. इट इज पॉसिबल, एनीबॉडी कैन डू इट. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. मुझे नहीं लगता रॉकेट साइंस है. राइट गाइडेंस की जरूरत है और राइट माइंडसेट. Yes. And thank you, Aniket, for this wonderful session, and this will really helpful for the future aspirants for giving us the opportunity to share your strategy. And thank you for guidance, sir. Thank you for guidance. I think आपकी guidance बहुत help किया, no doubt. And wish you good luck for your future journey, and we will be in touch and keep guiding to the students or future aspirants. And Please, thank you so much. Thank you, sir. Thank you.